नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, नयंकार सिस्टम वाज द स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नयंकार सिस्टम है वो किस पे बेस्ड था, यानी ये सिस्टम किस चीज़ को चेक करता था? टैक्स और प्रशासनिक कार्यों को। ठीक है। जैसे आज के टाइम में दिल्ली में सरकार जो है वो अपने तरीके से काम करती है, जो यूपी में सरकार है वो अपने तरीके से काम करती है। तो उसी टाइप से जो प्रोविंसेस होते थे, प्रांत होते थे, उसमें नयंकार सिस्टम का यूज़ किया जाता था। ठीक है। जो अगला सिस्टम है इसका नाम है अयंगर सिस्टम। ठीक है। अयंगर सिस्टम वॉज द स्पेशल फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए एक विशेष सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था अयंगर सिस्टम। और ये जो सिस्टम था वो गांव के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैसले लेने और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रीअरेंज करने में मदद करती थी। जैसे आज के टाइम में गांव के सरपंच और पंचायत होती है, ठीक है, जो कि गांव के डेवलपमेंट में, पानी में, बिजली और सड़कें की जो प्रॉब्लम्स है इन सभी को सॉल्व करती है। तो वैसे ही उसी टाइप से पहले के टाइम में जो ये अयंगर सिस्टम है यही विलेजेस को चलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयंगर्स कंडक्टेड विलेज अफेयर्स। तो 12 लोगों की एक समिति थी, ठीक है, जिसको कहा जाता था अयंगर्स। और यही जो समिति है 12 लोगों की, यही गांव के सभी मामलों को देखती थी। और साइड में ये छोटा सा टेबल गिवन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेड के बारे में बता रखा है। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पहला बता रखा है इसमें मंडलम। मंडलम यानी कि प्रोविंस। और इसके जो हेड थे उनको कहा जाता था मंडलेश्वर। ठीक है। अगली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है नाडु। नाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला। इसके हेड को कहा जाता था नाडु प्रभु। और जो थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसका नाम है ग्राम। ग्राम यानी कि विलेज, ठीक है, गांव। और इसके हेड को कहा जाता था गौड़ा। अगली पॉइंट है, दे वर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स मन्यम्स विच दे वर टू एंजॉय इन परपिट्विटी। तो जो सरकार थी वो कुछ लोगों को मन्यम नाम की एक ज़मीन देती थी, ठीक है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं होता था। ठीक है। उस ज़मीन पर उन लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है। और ये ज़मीन किन लोगों को दी जाती थी? ये ज़मीन उन लोगों को दी जाती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं और रिलीजियस वर्क में अपना योगदान देते हैं। ठीक है। अगली पॉइंट है, द विजयनगर रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड वराज और पगोडाज। तो विजयनगर एम्पायर में वराह और पगोडा नाम के सोने के सिक्के चलते थे और ये सिक्के बिजनेस और टैक्स भुगतान के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है। अगला सेंटेंस आता है, द पर्टा वॉज हाफ अ वरा, द फनम वॉज 1/10 ऑफ पर्टा। तो जो पर्टा है वो वराह का आधा भाग था और जो फनम है वो पर्टा का 10वां भाग था। ठीक है। यानी कि देखिए, ये क्या है? पर्टा। ठीक है। ये क्या है? हाफ ऑफ वराह। ठीक है। जैसे 2 रुपये का सिक्का है तो 2 रुपये का सिक्का क्या हो जाएगा? हाफ ओके 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 रुपये का सिक्का जो है वो 2 रुपये के सिक्के का हाफ है। तो वैसे ही जो पर्टा है वो वराह का हाफ था। ठीक है। वराह क्या है? सोने के सिक्के हैं। ठीक है। और जो बता रखा है फनम, तो फनम क्या है? 1/10 ऑफ पर्टा, यानी कि पर्टा का 10वां हिस्सा है। ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वराह है वो पर्टा का दुगना पार्ट है और जो पर्टा है वो फनम का कितना पार्ट है? यानी अगर 10 फनम मिल जाएंगे जब जाके एक पर्टा बनेगा। ठीक है। जैसे 10 सिक्के हो जाते हैं, ठीक है, 10 रुपये के 10 सिक्के, इनको मिलाकर हम क्या बोलेंगे कि 100 रुपये हो गए हैं। ठीक है। तो वैसे ही अगर 10 फनम मिला देंगे तो उससे एक पर्टा बनेगा और तो 2 पर्टा को मिलाकर एक वराह बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल वर ऑफ गोल्ड मिक्सड विद द अलॉय, द तार वॉज अ सिल्वर कॉइन एंड द जिटल वॉज अ कॉपर कॉइन।
तो जो सभी सोने के सिक्के थे ना, वो ऐसा नहीं था बिल्कुल ही प्योर सोना का सिक्का ही है, पूरा उसमें सोना ही प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अलॉय भी इसमें कुछ मिक्स हुए थे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के साथ शायद थोड़ा सा पीतल मिक्स कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और मेटल मिक्स कर दिया, और उसको फिर हम कह रहे हैं कि भाई ये है गोल्ड के सिक्के। ऐसे था, बिल्कुल प्योर गोल्ड नहीं था, ठीक है। और जो तार है, तार क्या था, एक चांदी का सिक्का था। और जो दूसरा बता रखा है जिटल, जिटल यानी कि तांबे का सिक्का था, ठीक है। ये हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपका। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी कैसी थी विजयनगर एम्पायर के टाइम पर। तो आइए अब सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, इट वॉज द ओनली एम्पायर इन मेडिवियल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन इन द स्टेट सर्विसेज, वुमेन इवन वेंट टू बैटल्स। तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में रखा जाता था, और जो बाकी के राज्य थे उन सभी में महिलाओं को केवल घर में रहने के लिए कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है विजयनगर एम्पायर में लेडीज़ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सा लेने की अनुमति थी, और वो सेना में भी जाती थी, ठीक है, और सरकारी वर्क में भी काम करती थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर था, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, वो सभी को फ्रीडम देते थे भी कि हाँ सभी लोग कमाओ अपना, और सभी अपना आराम से खाओ, ठीक है। कोई ऐसे पाबंदी नहीं है कि जो औरत है वो अपने घर पे बैठ के बस घर का काम कर रही है, ठीक है, और जो आदमी है वो बाहर जाके कमा के लेके आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेडीज़ लोगों को भी कमाने की परमिशन थी वहाँ पर, और ऐसा सिर्फ विजयनगर एम्पायर में ही था और किसी भी एम्पायर में नहीं था। ऑल्सो इट वॉज ओनली द स्टेट दैट प्रोमोटेड विडो री मैरिज। तो देखो ये जो वुमेन थी यानी कि लेडीज़ लोग, वो सभी जाके बाहर पे जाके अपना कमा रही थी, ठीक है, आराम से। और इसके साथ साथ इन लोगों को तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना और घुड़सवारी करना, ये सब भी सिखाया जाता था, ताकि वो सभी बैटल्स में जाए, ठीक है, लड़ाई में जाए, युद्ध करे। वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और उस टाइम में ऐसे काफ़ी राज्य थे जिनमें जो विधवा औरत होती थी उसको दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य थे उसमें इस परंपरा को तोड़ा, और जो विधवा महिलाएं थीं उनको फिर से शादी करने की परमिशन दी गई। स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय में आकर जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति काफ़ी सुधरने लगी, महिलाओं को शिक्षा मिलने लगी, ठीक है, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलने लगी, काफ़ी ऐसे चेंजेस आए थे। तो अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में ही बता रखा है जो विजयनगर एम्पायर की जो सोसाइटी थी उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था, ठीक है। तो पहला आता है इसमें विप्रुलु यानी कि ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, रिलीजियस चीज़ों से जुड़े रहते हैं, ठीक है, यानी शिक्षा से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें रजुलु यानी क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होंगे, योद्धा होंगे और राजा, ठीक है। नेक्स्ट है नाल वजाती वारू यानी कि शूद्र, जो कि खेती और मजदूरी करने वाले लोग थे, वो आते थे शूद्र कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है विप्रा विनोदिन्स यानी कि कारीगर, ठीक है, ये लोग मूर्तियाँ, मंदिर और कला से जुड़े हुए लोग थे। नेक्स्ट है काय कोलास यानी कि बुनकर, ठीक है, वीवर्स यानी जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, वो आते थे वीवर्स की कैटेगरी में। और नेक्स्ट है शाह गमन यानी सती प्रथा से जुड़े हुए लोग। नेक्स्ट आता है बेस बगा यानी फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स्ड लेबर क्या होते हैं, जब लोगों से मुफ्त में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है फोर्स्ड लेबर। और जो सती प्रथा है इसका तो आपको पता ही होगा कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ साथ ही जला दिया जाता है, ठीक है, ये होती है सती प्रथा। तो हमने सोसाइटी देख ली है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई टेलर है, तो उसी टाइप से पहले के टाइम में भी लोग रहते थे। अगर जिनके पास शिक्षा है तो उन लोगों को कह दिया जाता था कि भाई हाँ ये आएंगे ब्राह्मण की कैटेगरी में, ठीक है। और कोई कपड़े बनाता है तो उसको कह देते थे भाई ये है बुनकर। कोई लड़ाई करता था, योद्धा था, ठीक है, उनको डाल देते थे क्षत्रिय वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्किटेक्चर का। तो फर्स्ट पॉइंट है द रूइंस ऑफ विजयनगर एट हम्पी वर ब्रॉट टू द लाइट इन 1800
बाय एन इंजीनियर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेम्ड कॉलिन मैकेंजी। तो विजयनगर साम्राज्य का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था जिसका नाम था हम्पी, ठीक है। और समय के साथ साथ ये शहर डिस्ट्रॉय हो गया था और लोग इस शहर को भूल गए थे। और 1800 में एक इंग्लिश इंजीनियर थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने इस शहर के कुछ खंडर खोजे और दुनिया को ये बताया कि यहाँ कभी एक महान साम्राज्य प्रेजेंट था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है द विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड एज प्रोविदा स्टाइल। तो विजयनगर के मंदिर और जो बिल्डिंग्स थे, ठीक है, वे एक नई शैली में बनाई गई जिसको कहा जाता था प्रोविदा शैली, यानी प्रोविदा स्टाइल। और ये जो शैली है वो सभी इंडियन टेम्पल से अलग थी। और ये जो प्रोविदा स्टाइल है ना, इसके अंदर पिलर्स थे और कार्विंग्स थी। ये इसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे जो कि बिल्डिंग्स को काफ़ी डिफरेंट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्ज नंबर एंड प्रोमिनेंस ऑफ पिलर्स एंड पियर्स आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो विजयनगर के मंदिरों में बहुत सारे पिलर्स और पियर्स, ठीक है, ये बनाए जाते थे। और ये खंभे काफ़ी बड़े होते थे और मजबूत भी होते थे और काफ़ी डेकोरेटिव भी होते थे, जो कि बाकी इंडियन टेम्पल से अलग अपनी एक इमेज हमको दिखाते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन द पिलर्स। तो जो मंदिरों में पिलर्स लगाए जाते थे उनके अंदर जो कॉमन एनिमल देखा जाता है वो कौन सा है? हॉर्स है, ठीक है, घोड़ा है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो भाई कि कौन सा एनिमल है, हॉर्स है, ठीक है वो। तो अगला पॉइंट है अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वर्दी मंडप और ओपन पेविलियन विद अ रेज्ड प्लेटफॉर्म मेंट फॉर सीटिंग डाइटीज एंड अमन श्राइन। तो विजयनगर के जो मंदिर थे उनमें मंडप बनाए जाते थे और ये खुला हॉल होता था जिसमें ऊंचा एक स्टेज भी बना होता था। और इस स्टेज पे भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। अगला है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स वर। कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिरों के नाम बता रखे हैं। तो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं विठल स्वामी हजार राम मंदिर जो कि हम्पी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ताड़पत्री एंड पार्वती टेम्पल एट चिदम्बरम एंड वरदराज एंड एकाम्बरनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द विजयनगर रूलर्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड महाभारता ऑन द वॉल्स ऑफ वेरियस टेम्पल्स। यानी कि विजयनगर के मंदिरों में रामायण और महाभारत की कहानियाँ दीवारों पर चित्रों और मूर्तियों के रूप में बनाई जाती थी। और इससे फ़ायदा क्या होता था कि जो लोग हैं उन लोगों को एक धार्मिक शिक्षा भी आराम से मिल सके, ठीक है। ये एक इजी वे था जिससे सभी लोग को ये पता चला कि अच्छा महाभारत में ऐसा हुआ था, रामायण में ऐसा हुआ था, ठीक है। एक पिक्टोरियल फॉर्म में जो धार्मिक शिक्षा है उसको स्प्रेड करने का एक तरीका है। नेक्स्ट आता है पॉइंट विठल स्वामी एंड हजार राम टेम्पल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉल इंस्क्रिप्शन। तो विठल स्वामी और हजार राम टेम्पल ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जो दीवारें हैं उन सभी पे चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों की मदद से सभी लोगों को रिलीजियस जो शिक्षा है, रिलीजियस एजुकेशन है, वो प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो दो टेम्पल्स एग्जाम्पल में बताए गए हैं, पहला क्या है विठल स्वामी और दूसरा है हजार राम टेम्पल, ठीक है। ये तो हो गया है आर्किटेक्चर पूरा और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट आता है बहमनी किंगडम। तो आइए पढ़ते हैं अब इसके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना बहमनी किंगडम, ठीक है। तो पहले आते हैं इसमें रूलर जिनका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इन्होंने रूल कब तक किया था? 1347 से लेकर 1358 तक, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। ही फाउंडेड द बहमनी किंगडम विद इट्स कैपिटल एट गुलबर्गा, फर्स्ट कैपिटल।
तो हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इसका टाइम क्या था, स्थापना कब हुई थी बहमनी किंगडम की? 1347 AD में। ठीक है। और ये साम्राज्य जो साउथ है, साउथ इंडिया, उसका पहला मुस्लिम साम्राज्य था। और इसकी जो पहली राजधानी है उसका नाम है गुलबर्गा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? कर्नाटक में है। ठीक है। जो अगले रूलर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो अगले रूलर का नाम है तजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है। तजुद्दीन फिरोज शाह। और इनका जो रूलिंग टाइम है वो था 1397 से लेकर 1422 AD तक। ठीक है। द ग्रेटेस्ट अमंग देम ऑल, ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर इन इंडिया। तो तजुद्दीन फिरोज शाह सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक थे। और उनका एक उद्देश्य था कि डेक्कन को इंडियन कल्चर का एक सेंटर बनाया जाए। ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल। तो फिरोज शाह धर्म के बेसिस पर भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी सरकार में हिंदू अधिकारियों को भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे रखा। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम है तो उसको मैं अच्छी पोजीशन दूंगा, अगर हिंदू है तो उसको थोड़ा लो लेवल की पोजीशन दूंगा, ऐसा वो नहीं करते थे। ठीक है। फिरोज शाह जो थे वो धर्म के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। तो इसकी वजह से हिंदू लोग और मुस्लिम लोग ये क्या थे, इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना रहता था। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगी तो बैलेंस भी आराम से बन जाएगा सोसाइटी में। अगला सेंटेंस आता है, ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम चाओल एंड दबोल विच अट्रैक्टेड ट्रेड शिप्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। तो फिरोज़ शाह जो थे वो व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे और इन्होंने चौल और दाभोल को एक इम्पॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं मेन ट्रेड पोर्ट बनाया। और इससे क्या हुआ कि जो भारत है उसका व्यापार फारस यानी कि ईरान और अरब के देशों से जुड़ गया था। ठीक है। तो तजुद्दीन फिरोज़ शाह के बाद आते हैं अगले रूलर जिनका नाम है अहमद शाह वली। ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लूँ मैं। तो अगले कौन से हैं? अहमद शाह वली। इन्होंने कब तक रूल किया था? 1422 AD से लेकर 1435 AD तक। ठीक है। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार। तो जो पहले राजधानी थी जिसका नाम क्या था? गुलबर्गा, उसको अहमद शाह वली ने शिफ्ट करके क्या कर दिया था? बिदार। ठीक है। तो अब देखिए कि ये छोटा सा टेबल गिवन है। ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब हम। तो जो बहमानी साम्राज्य था वो कमज़ोर होने के बाद 5 छोटे राज्यों में बट गया था। ठीक है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो पहला आता है इसमें बरार। ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला आता है इसमें बरार। तो बेरार राज्य को 1484 में फतुल्ला इमाद शाह ने स्थापित किया था। अगला आता है बीजापुर। बीजापुर को 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने स्थापित किया था। जो थर्ड है वो आता है अहमदनगर। ठीक है। इसको 1490 में मालिक अहमद ने स्थापित किया था। और जो फोर्थ है जिसका नाम है गोलकुंडा, इसको 1518 में कुली कुतुब शाह ने स्थापित किया था। और जो फिफ्थ वन है दैट इज़ बिदर, इसको 1526 से लेकर 1527 AD के बीच में अमीर अली बरीद ने स्थापित किया था। ठीक है। और इनके रेस्पेक्टिव में डायनेस्टीज़ भी बता रखी है कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला क्या है? बेरार। ठीक है। तो इसको स्थापित किसने किया था? फतुल्ला इमाद शाह ने। तो इसमें जो पहला वंश है वो कौन सा आएगा? इमाद शाही वंश। ठीक है। और बीजापुर में
पहला वंश है आदिल शाही का, अहमदनगर में है निज़ाम शाही का, और जो फोर्थ है गोलकुंडा, इसमें जो डायनेस्टी है वो पहले आई थी कुतुब शाही, और जो बिदर है उसमें जो पहला वंश आया उसका नाम है बरिद शाही। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो इब्राहिम आदिल शाह द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी इंट्रोड्यूस्ड दखीनी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज। तो इब्राहिम आदिल शाही डायनेस्टी के काफ़ी ग्रेटेस्ट रूलर में से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले पता ही है कि पहले समय में पर्शियन जो लैंग्वेज है उसका काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो इब्राहिम आदिल शाह ने दखीनी भाषा को राजभाषा बना दिया, जो कि हिंदी और उर्दू से मिलती जुलती लैंग्वेज थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद अली शाह। इट इज़ फेमस फॉर दी सो कॉल्ड स्परिंग गैलरी। तो जो गोल गुम्बज है ये बीजापुर में लोकेटेड है, और इसको किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने। और जो गोल गुम्बज है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है, यानी कि जहाँ पर अगर आप एक जगह खड़े होकर यानी कि एक कोने में अगर धीरे से बोलते हैं तो दूसरी तरफ से उसकी गूंज सुनाई देती है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा ना कि कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं तो उसकी हर जगह गूंज सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, दूसरी साइड से, ना कि जहाँ पर वो आप खड़े हैं। अगर ये जैसे डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर आप कुछ भी बोल रहे हैं धीरे से, कोई भी वर्ड आपने बोला तो उसकी दूसरी साइड से यहाँ से उस वर्ड की गूंज सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फीचर था। इसी चीज़ के लिए ये जो गोल गुम्बज है ये काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुली कुतुब शाह बिल्ड दी फेमस गोलकोंडा फोर्ट। तो कुली कुतुब शाह ने एक फेमस फोर्ट बनवाया जिसका नाम है गोलकोंडा फोर्ट। अगला पॉइंट आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी एंड इट वॉज ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद ओरिजिनली नोन एज भाग्यनगर आफ्टर द नेम ऑफ सुल्तान's फेवरेट भाग्यमती एंड ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार। तो जो वंश था कुतुब शाही वंश उसके एक काफ़ी ग्रेट रूलर थे जिनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और इन्होंने एक सिटी को भी फाउंड किया था, एक सिटी स्थापित करी थी इन्होंने जिसका नाम है हैदराबाद, जिसको पहले कहा जाता था भाग्यनगर। ठीक है, जो हैदराबाद आज हम जानते हैं उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो सिटी का नाम दिया था वो किसके नाम के बेसिस पे दिया था? भाग्यमती के नाम के बेसिस पे। ठीक है, और इन्होंने चार मीनार का भी निर्माण करवाया था, इन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, अब देखिए अगला एक छोटा सा टेबल गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है किंगडम में जौनपुर। ठीक है, जौनपुर है पहले, और इसकी जो कैपिटल है वो भी जौनपुर ही है। ठीक है, और इस किंगडम को किसने फाउंड किया था, किसने स्थापित किया था? इनका नाम है मलिक सरवर। ठीक है, सरवर। जो अगला किंगडम आता है उसका नाम है मालवा, और इसकी जो कैपिटल है वो है धार और मांडू, और इस किंगडम को स्थापित किसने किया था? दिलावर खान घोरी ने। ठीक है, दिलावर खान घोरी, और ये दिलावर खान घोरी कौन थे? दिल्ली सल्तनत के एक गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? अहमदाबाद। ठीक है, थर्ड है गुजरात और इसकी कैपिटल है अहमदाबाद, और इसका जो फाउंडर है जिन्होंने इसको स्थापित किया था उनका नाम है अहमद ज़फ़र खान, और दूसरा नाम है मुज़फ़्फ़र शाह। ठीक है, अहमद ज़फ़र खान और मुज़फ़्फ़र शाह ने मिलकर गुजरात की स्थापना करी थी। नेक्स्ट आता है बंगाल। बंगाल की कैपिटल है, आज के टाइम की कैपिटल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पहले का जो टाइम था ना उस टाइम पे जो कैपिटल बनी हुई थी उसके बारे में बात करी गई है यहाँ पर। सो बंगाल की जो कैपिटल है वो है लखनौती,
पांडुआ और एक डाला, और इसके फाउंडर का नाम है शमसुद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट आता है इसमें खंडेश। खंडेश की जो कैपिटल है वो है बुरहानपुर एंड असीरगढ़, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है मलिक रज़ा फ़ारूकी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हमारा बहमनी किंगडम है वो कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी और आर्किटेक्चर, ये किसका था, ये था विजयनगर एम्पायर के पार्ट। और नेक्स्ट पढ़ा हमने आज बहमनी किंगडम के बारे में। ठीक है, और जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, लाइक भक्ति मूवमेंट एंड ऑल। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसके जैसे मुस्कुराते रहो, अपना रिवाइज करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।